सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक सियासत की। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की 14 महीनों की मखलूत हुकूमत गिर गई है। एचडी कुमारस्वामी असेंबली में एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाए। आज कर्नाटक असेंबली में तहरीक एतमाद पेश की गई, जिसमें कांग्रेस जेडीएस हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वोटिंग में कुमारस्वामी हुकूमत के हक में 99 और मुखालफत में 105 वोट पड़े। इसी के साथ कांग्रेस जेडीएस खीमे में मायूसी और बीजेपी खीमे में जश्न का माहौल पैदा हो गया। बीजेपी लीडर येडियुरप्पा ने इसे जमहूरियत की जीत करार दिया है, जबकि कांग्रेस ने इसे वक्ती हार बताया है। खबर यह भी है कि कुमारस्वामी ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत बनने की राह भी हमवार हो गई है। एनआरसी की हतमी फहरिस्त की इशाअत की डेडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने तौसी कर दी है। अब डेडलाइन 31 अगस्त 2019 कर दी गई है। दरअसल मरकज ने अदालत से डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। मरकजी हुकूमत ने अदालत से कहा था कि एनआरसी में लाखों की तादाद में लोगों ने अपने नाम शामिल कराए हैं। इन नामों की जांच करने की जरूरत है, इसलिए एनआरसी के डेडलाइन में तौसी की जानी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आसाम में कौमी शहरियत रजिस्टर से मुतालिक काम में हो रही ताखीर पर मरकजी हुकूमत की सख्त सरजनिश की थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच ने कहा था कि ऐसा लगता है कि मरकजी वजारत दाखिला एनआरसी से मुतालिक सभी अमल को तबाह करना चाहती है। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और हुकूमत से इन वाकयात के तदारुक के लिए मौसर इक़दामात उठाने की मांग की। वाज़ेह है कि आए दिन मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर हुजूमी तशद्दुद के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं और इन पर अब तक हुकूमतें काबू पाने में नाकाम साबित हुई हैं। जय श्री राम के नारे पर लोगों का कत्ल हो जाता है, तो ये कितनी गलत बात है कि श्री रामचंद्र जी जो एक बहुत ही अमन पसंद थे, उनके नाम पर यह कत्लेआम हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये जो नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है उसको ख़त्म किया जाए, सरकार उस पर एक्शन ले। जो इस तरह के क्राइम कर रहे हैं उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार यकीनन स्टेट्स की है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी बहुत कुछ है। और ये स्टेट जहां ये वाकयात हो रहे हैं वहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट्स हैं। तो सरकार अगर स्टैंड ले और अपनी गवर्नमेंट से ये कहे कि ये सब नहीं होना चाहिए, हम टॉलरेट नहीं करेंगे, तो ये चीज़ रुक जाएगी। हमारा मानना ये है कि अगर सरकार स्टैंड ले तो ये सब रुक जाएगा वाकया। और सर स्टैंड ये लेना चाहते हैं कि जो लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत में, यूएपीए के तहत में कार्रवाई होनी चाहिए। उनको आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ आतंकवाद के कानून के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग मारे जाएं उनको 10 लाख रुपए कंपनसेशन इंस्टेंटली देना चाहिए सरकार को, चाहे रियासत सरकार दे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टैंड लेगी तो हर रियासत सरकार को मानना पड़ेगा उसको। देखिए, हम यही चाहेंगे हर तरह से कि जो भी जिनके ऐसे जुर्म में इन्वॉल्व हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा लोग मतलब ऐसी हिम्मत ना कर सकें, ऐसी जुर्रत ना कर सकें, जिससे ऐसे वाक़यात सामने आएँ और आगे बढ़ें। ऑल इंडिया यूनाइटेड मोर्चा ने दफा 341 में मुसलमानों को शामिल करने के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया। इनका कहना है कि दलित मुसलमानों के रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में 2004 से है, लेकिन इस पर कोई समाअत नहीं हो रही है। एहतजाजों का कहना था कि मामले की जल्द समाअत सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त है, एक दलित मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला है, दूसरा अयोध्या का मामला। तो हम लोगों का ये मांग है कि अयोध्या की सुनवाई जो है वो तो आप तेज़ी से कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो आम जन भावनाओं से जुड़ा है, तो दलित मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला भी जन भावनाओं से जुड़ा है, उनकी रोज़ी रोटी से जुड़ा हुआ है। और इसका मुकदमा 2004 में आपके यहाँ आया है और अयोध्या डिस्प्यूट 2010 में सुप्रीम कोर्ट में आया। तो 2010 में आने वाले मुकदमे की सुनवाई आप तेज़ी से कर रहे हैं, जबकि 2004 में आने वाले मुकदमे को आप ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट से ये मांग है कि दोनों की सुनवाई एक तरह से की जाए और दोनों के फैसले भी एक साथ सुनाए जाएं।
लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में अक़लियतों की भरपूर हिमायत हासिल करने के लिए उत्तराखंड बीजेपी एक मरतबा फिर मुहिम शुरू कर रही है। मेंबरशिप मुहिम के तहत बीजेपी ने अक़लियतों को पार्टी से जोड़ने के लिए मुहिम शुरू की है, जिसे लेकर अब रियासती कांग्रेस कमेटी की बेचैन नजर आ रही है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी ने रुकनियत मुहिम की शुरुआत की है, जिसका आगाज वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। इस बार पार्टी का खास फोकस उन इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाना है जहां अक़लियती तबके की आबादी सबसे ज्यादा है। जिला हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून जैसे जिलों पर पार्टी की खास नजर है, क्योंकि यहाँ की तकरीबन 15 असेंबली सीटों पर अक़लियती तबके का दबदबा रहता है। देखिए, इस प्रदेश के अंदर 4 बड़े ज़िले हैं जहां अल्पसंख्यक निवास करते हैं: हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। और यहां बहुत निर्णायक भूमिका में मुस्लिम समाज है, पॉलिटिकल भी अगर देखा जाए तो। लेकिन हमारा मामला उन गरीब मुसलमानों से, वोट बैंक से नहीं। वोट बैंक की राजनीति तो कांग्रेस करती है और आज कांग्रेस के पेट में दर्द भी हो रहा होगा जब भारतीय जनता पार्टी इस सदस्यता अभियान को अल्पसंख्यकों में लेके जा रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा। भारतीय जनता पार्टी की सूबे में बढ़ती सरगर्मियों ने कांग्रेस को बेचैन कर दिया है। आमतौर पर खुद को अक़लियतों की हिमायती बताने वाली कांग्रेस बीजेपी की रुकनियत मुहिम को फ्लॉप शो बता रही है। अरे भैया, करते रहो सदस्यता अभियान। इनका तो काम ही सदस्यता अभियान करने का है। इनका काम ये तो 50 साल तक हम राज करेंगे ये नारा देने वाले हैं। देश की तरक्की के लिए क्या कर रहे हो, नौजवानों के रोजगार के लिए क्या कर रहे हो, भूखे पेट में रोटी के लिए क्या कर रहे हो, जिस सर के ऊपर छत नहीं है उसके लिए क्या कर रहे हो, जिन गाँव में पीने का पानी नहीं है उसके लिए क्या कर रहे हो, मुसलमान बस्तियों में जहाँ गंदगी है उस गंदगी को सफाई करने के लिए क्या कर रहे हो, उनके बच्चों के लिए तालीम का क्या इंतजाम कर रहे हो, उनके बच्चों के नौकरियों का क्या इंतजाम कर रहे हो, उसके बारे में नहीं सोचोगे। केवल वोट के लिए हमें मेंबरशिप बढ़ानी है। भारतीय जनता पार्टी की रुकनियत मुहिम सूबे में जारी है। इस मुहिम के जरिए पार्टी अक़लियतों के बीच मरकजी हुकूमत और पीएम मोदी की स्कीमों को अव्वलियत से पेश कर रही है। सूबे में जल्द ही पंचायत चुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर अपनी ताकत भी बढ़ाना चाहती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में रुकनी एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड सोता रहा और इसकी लाखों करोड़ की इमलाक सरकारी हो गई। बोर्ड की आंख उस वक्त खुली जब इसकी ही तामीर की हुई इमारत को सरकार के जरिए नाजायज कब्जा बताते हुए जमीन दूज कर दिया गया। पेश है भोपाल से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में वक्फ इमलाक की निगरानी के लिए एक नहीं बल्कि 3 इदारे हैं, लेकिन ये तीनों ही इदारों की अदम तवज्जुही के सबब बुजुर्गों के वक्फ की हुई लाखों करोड़ की इमलाक रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकारी दर्ज कर दी गई। महकमे रेवेन्यू के जरिए साबिका हुकूमत में जमीनों का सर्वे और उसका कंप्यूटर इंदराज शुरू किया गया था। महकमे रेवेन्यू के जरिए जिस तरह से काम किया जा रहा था उसको लेकर मध्य प्रदेश की मुस्लिम तंजीमों ने पहले ही वक्फ बोर्ड इंतजामिया को आगाह किया था। उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड इंतजामिया की नींद नहीं खुली और इस ख्वाब गफलत का नतीजा ये हुआ कि एमपी वक्फ बोर्ड की 1-2 नहीं बल्कि सारी प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड में सरकारी दर्ज कर लिया गया। क्या कहती है मुस्लिम समाजी तंजीमें और सियासी पार्टियों के जिम्मेदार, आप भी सुनिए। मोती मस्जिद को भी इसी तरह सरकारी रिकॉर्ड दिखाया गया था, फिर हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने उसको फिर करेक्शन कर लिया था। मगर अभी जो इतनी बड़ी गलती सामने आई है कि वक्फ की संपत्तियों को, वक्फ की ज़मीनों को, जायदादों को सरकारी संपत्ति दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वक्फ के जो अधिकारी और चेयरमैन या वो लोग रहे उनकी साठगांठ रही है वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कराने के लिए। सरकारों की नज़रें हमेशा से रही हैं वक्फ की प्रॉपर्टियों के ऊपर, क्योंकि करोड़ों हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है वक्फ की और सरकारें उन पर कब्जा करना चाहती हैं। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक षड्यंत्र है, एक सोची समझी साजिश के तहत ये कदम उठाया गया है। उसमें जिस भी एजेंसी को अपॉइंट किया गया उसकी जो मेथोलॉजी थी और टेक्नोलॉजी जो थी जिसके अंतर्गत पूरा सर्वेक्षण डिजाइन हुआ वो ही गलत थी, क्योंकि सर्वेक्षण प्रपत्र के अंदर सिर्फ 2 ही भाग थे। एक के अंदर आपको कहा गया कि शासकीय और अशासकीय, जिसके अंदर वक्फ संपत्ति का कहीं ब्यौरा नहीं था। और जिन सर्वेक्षकों द्वारा ये सर्वेक्षण किया गया उन्होंने भी इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। 7 महीने में तो ये देखने में आया है कि जो मुस्लिमों की वक्फ की प्रॉपर्टी थी, जो मुस्लिमों ने वो वक्फ में दान की थी, उस प्रॉपर्टी को भी कमलनाथ सरकार ने जो है उसको शासकीय घोषित कर दिया। और लगातार वक्फ बोर्ड, जैसा कि जानकारी है कि बराबर लेटर लिख रहा है कि ये भूमि वक्फ की है और इसको शासकीय भूमि से हटाया जाए।
तो उसमें भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का क़याम 1961 में अमल में आया था। बोर्ड का पहला सर्वे 1962 में हुआ था और उसका गेजेट नोटिफिकेशन भी किया गया था। दूसरा सर्वे 1984 में किया गया। उसके बाद आज तक वक्फ इमलाक का मुकम्मल सर्वे नहीं किया गया। 1984 की वक्फ सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ इमलाक की तादाद 14,913 दर्ज की गई थी और उन तमाम ही प्रॉपर्टी को साबिका हुकूमत में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वक्फ से हटाकर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया है। वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींद उस वक्त खुली जब कनार उधवगढ़ की वक्फ बोर्ड की जमीन पर बोर्ड के जरिए ही 2001 में तामीर की गई 62 दुकानों को जिला इंतजामिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा बताते हुए कुछ रोज पहले तोड़ दिया। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब इस मामले में वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर से बात की तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। डिपार्टमेंट से और सभी डिपार्टमेंट जो भी हमारा अपना पर्सन है, सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए कि जो पुराना पटवारी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश वक्फ संपत्ति अहस्तांतरणी लिखा हुआ है तो उसको वापस रिस्टोर किया जाए सभी पटवारी रिकॉर्ड्स में। एमपी वक्फ बोर्ड ने इस मामले को लेकर हुकूमत को खत तो लिखा है, अब ये देखना होगा कि हुकूमत इस मामले को कितनी संजीदगी से लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने PCSJ सन 2018 के नताइज का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस बार मुस्लिम तलबा और तालिबात ने सबसे ज़्यादा तादाद में कामयाबी हासिल की है। इस बार PCSJ के इम्तिहान में 34 मुस्लिम तलबा और तालिबात जूनियर जज मुंतखब हुए हैं। इस तरह मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासुब 5.58% रहा है। यूपी PCSJ इम्तिहान में मुस्लिम बच्चियों ने इस बार शानदार कामयाबी हासिल की है। 34 मुस्लिम उम्मीदवारों में 15 मुस्लिम खवातीन ने PCSJ के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। इस तरह मुस्लिम खवातीन की कामयाबी का तनासुब 44.12% रहा है। मेरिट लिस्ट मोहम्मद शहनवाज सिद्दीकी 11वीं रैंक हासिल करके सबसे ऊपर हैं। जूनियर जज के ओहदे के लिए कामयाब होने वाले मुस्लिम तलबा और तालिबात की तफसील टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद का आज 113वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इलाहाबाद के कंपनी बाग में चंद्रशेखर आज़ाद को लोगों ने खराज अकीदत पेश किया। 27 फरवरी 1931 को कंपनी बाग में अंग्रेजों से लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी जान का नजराना पेश किया था। पुलिस जवानों ने मुजाहिद आज़ादी को सलामी दी। तकरीब में बड़ी तादाद में अदीबों और शोरा ने भी शिरकत की। उर्दू शोरा ने चंद्रशेखर आज़ाद को अपना मंजूम नजराना खराज अकीदत पेश किया। शहीदान वतन हमारे बीच से गुजर जाते हैं लेकिन उनकी आत्मा, उनकी रूह जिंदा रहती है। ऐ शहीदान वतन, ऐ हिंद के रूहे रवां, तुमने मिटकर देश पर पाली हयाते जावेदा। एक मुद्दत से था सारे मुल्क में दौरे खिजां, तुमने अपने खून से सींचा गुलशने हिंदुस्तान। आज हर इंसान के दिल में तुम्हारी याद है, आके देखो आज ये हिंदुस्तान आज़ाद है। याद है जब हर कदम पर एक नया तूफान था, जुल्म की जंजीर में जकड़ा हर एक इंसान था। देख कर हिम्मत तुम्हारी हर बशर हैरान था, कितना मुस्तहकम तुम्हारा अहद था, पैमान था। इस तरह टकराए तूफान को परेशान कर दिया, मिट गए तारीख राहों में चिरागा कर दिया। बेंगलुरु के करीब वाक़ तमिलनाडु के त्रिपातोर शहर में एक शाम अशरफ साहब के नाम तकरीब मुनाकिद हुई। S.A. अशरफ तमिलनाडु की एक ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने इलाके की बदहाली को खुशहाली में बदलने की कोशिश की। रियासती तमिलनाडु की मशहूर शख्सियत
S.A. अशरफ मिल्लत के एक चमकते हुए सितारे के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। S.A. अशरफ की याद में तिरपातूर की उस्मानिया स्कूल में एक खास तकरीब का इनेकाद किया गया। जंग अजीम दोयम में उर्दू रोमन इंस्ट्रक्टर और तमिलनाडु के रेवेन्यू महकमे से वो वाबस्ता रहे। ऐसे अशरफ ने अपनी जिंदगी का लंबा हिस्सा समाजी, तालीमी और फलाही कामों के लिए वक्फ कर दिया था। कुल उनके 99 साल थे उनके ज़िंदगी के। उसके 99 साल में पूरे एक 3/4 अवधि उनकी ज़िंदगी कौम के लिए सर्फ के, उम्मत मुस्लिमा के लिए। इस स्कूल का बागडोर आकर उन्होंने 1950 पर 9 मिनट संभाले मैनेजर की हैसियत से। उसके बाद आकर 1970 में हाई स्कूल बनाए इसको, 1990 पर 7 में हायर सेकेंडरी बनाए और 1990 पर 3 में आकर एक मुस्लिम यतीम खाना, गर्ल्स का यतीम खाना कायम करें। 1960 पर 1 में मुस्लिम बॉयज़ यतीम खाना कायम करें और इसके अलावा आकर कौम की सर्विस में आकर म्यूनसिपाल्टी में 1980 से लेते 1980 पर 4 तक उन्होंने एक मेंबर ऑफ काउंसिल थे वहाँ पर। वो कौम के इतनी खिदमत करें कि वो भूल नहीं पा सकते। यतीम खाना चलाकर जो है कई लोगों की जिंदगियां बनाए हैं वो। उस्मानिया हायर सेकेंडरी स्कूल में S.A. अशरफ की याद में मुनक़िदा ताज़ियती और नातिया मुशायरे में तमिलनाडु के कई शोरा ने हिस्सा लिया। इस महफिल में उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए S.A. अशरफ की खिदमत को याद किया गया। हाँ, उर्दू के खिदमत क्या बल्कि उर्दू के लिए इतने खिदमत हैं हजरत उनके लिए। बहुत सारी मीटिंग्स में, बहुत सारे सेमिनार्स में उन्होंने साथ दिया। न सिर्फ साथ दिया बल्कि माली ताउन भी उन्होंने दिया है और जो है बाकायदगी के साथ आखिर तक हमारे साथ रहते थे और उर्दू का साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया और उनकी खिदमत की वजह से जो है हम देखते हैं कि आज भी जो है उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ तमिलनाडु में पॉसिबल हो रहा है। तिरपातूर शहर के खामोश खिदमत गुजार मुहिब उर्दू S.A. अशरफ 2 माह कबल यानी 5 मई को रहलत कर गए हैं। उस्मानिया तालीमी इदारे ने उनकी खिदमत को आगे बढ़ाने, तालीमी तरक्की देने के लिए मजीद इक़दाम करने का फैसला किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। यमन में गुज़िश्ता कई बरसों से चल रही खाना जंगी के दौरान मुतासरीन और ज़ख्मी होने वाले लोगों की मदद के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात आगे आया है। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से गुज़िश्ता 4 बरसों में 1000 से ज़ायद लोगों का इलाज कराया जा चुका है। ये काम भारत UAE मिशन के तहत किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात हिंद मेडिकल मिशन के तहत इलाज कराने वाले मोहम्मद आवाद और मोहम्मद जमील यमन में चल रहे सिविल वार में जख्मी हुए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के इंसानी मेडिकल मिशन के स्पॉन्सरशिप के तहत दोनों का इलाज हुआ और आज दोनों काफी हद तक खुश हैं। बशूश वसदर रहब تحس إن شعب مضياف وشكرا للهند شكرا. الحمد لله تحسنت كثير وبالذات أشكر الإمارات والسعودية وإن شاء الله كل شيء تمام. His name is Jamil. He got injury in his right hand by a bullet injury. Now he's saying he's very thankful to UAE government and Saudi Arabia for helping Yemeni people in this war, and he's also thankful for Indian government for their treatment and supporting Yemeni people. मीडिया ब्रीफिंग के लिए यूएई के सफीर अहमद अल बन्ना खुद पहुंचे और मीडिया के सामने मेडिकल मिशन के आदाद व शुमार से मुतालिक जानकारी दी। As a part of its international responsibility, the UAE government has decided to assist and help those unfortunate people who got caught in the war zone in Yemen, assist them in supporting them, assist them in the rehabilitation process. So therefore, we have contracted several health authorities, several hospitals in India to take over and accept the Yemenis. प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया गया कि इस मदद के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि सिविल वार का सामना कर रहे यमन के लोगों को कई तरह की दूसरी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये जो पेशेंट्स आते हैं इनके एक इवैल्यूएशन होता है, उसके हिसाब से सर्जरीज प्लान किया जाता है
और सर्जरीज भी ऐसे हो सकता है कि एक स्टेज में नहीं होता है, कभी कभी 1-2 स्टेज में करना पड़ता है और उसके पहले ये जो क्रॉनिक एलिमेंट्स है इसको कंट्रोल में लिया जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये जो नॉर्मल जो हम गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऑपरेशन करते हैं उसकी तरह नहीं है ये। यमन की जंग में सऊदी अरब, अमेरिका, यूनाइटेड फोर्सेस भी शामिल हैं। हौसियों के खिलाफ आज भी यमन में फौजी ऑपरेशन जारी है, जिसमें फौजी और सिविलियन सभी लोग शिकार बन रहे हैं। ऐसे हालात में यूनाइटेड अरब अमीरात मेडिकल मिशन जैसा प्रोजेक्ट चला रहा है, जिससे काफी हद तक आम लोगों को फायदा हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। वक्फ के इदारे अक्सर अपने मद्दे मुकाबल से कानूनी लड़ाई हार जाते हैं और वक्फ जायदाद गलत हाथों में चली जाती है। इसके बरखिलाफ गुलबर्गा के एक औकाफी इदारे यतीम खाना अंजुमन अंसारुल सफ़ा ने मिसाल कायम की है। इदारे ने अपने एक डिफॉल्टर किराएदार के खिलाफ न सिर्फ कानूनी लड़ाई जीती है, बल्कि डिफॉल्टर किराएदार से मिल्कियत आज़ाद कराकर कब्जे में ले लिया है। औकाफी जायदादों के गैर कानूनी काबजीन को हटाना निहायत मुश्किल काम तस्वुर किया जाता है, लेकिन गुलबर्गा के यतीम खाना अंजुमन अंसारुल सफ़ा सुन्नी ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। बताया जाता है कि एक डिफॉल्टर किराएदार गुज़िश्ता 6 बरसों से किराया जमा नहीं कर रहा था, जिसका बकाया तकरीबन 6 लाख रुपए तक जा पहुँचा था। बातचीत और लीगल नोटिसों को भी डिफॉल्टर किराएदार खातिर में लाने के लिए तैयार तक नहीं था। नहीं किया। उसके बाद पब्लिक प्रीमाइसिस एक्ट के मुताबिक हमारे यतीम खाने की जानिब से बेंगलुरु वक्फ बोर्ड के सामने एक केस फाइल किए। केस फाइल होने के बाद वहाँ से पब्लिक प्रीमाइसिस एक्ट के तहत उनको जो है नोटिस जारी हुई। नोटिस जारी होने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए। उसके बाद ऑर्डर पास हुआ, इविक्शन का ऑर्डर पास हो गया। इविक्शन का ऑर्डर होने के बाद डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को डायरेक्शन दिया गया कि ये इविक्शन ऑर्डर को एग्जीक्यूट कीजिए। आपको बताएं कि गुलबर्गा के यतीम खाना अंजुमन अंसारुल सफ़ा सुन्नी के तहत कल्बे शहर में करोड़ों रुपए की इमलाक मौजूद है, जिसमें लबे सड़क शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है। जिम्मेदारान के मुताबिक इदारे के तहत 154 किराएदार हैं, जिनमें से 30 से 35 किराएदार डिफॉल्टर हैं और 7 किराएदारों के खिलाफ पीपी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी जारी है। जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी के एक जिम्मेदार के हैसियत से हमारे तमाम जिले के कमेटियों के जिम्मेदारों को कमेटी से हमारे जिले वक्फ बोर्ड से पूरा ताउन रहेगा। उन जो डिफॉल्टर किराएदार हैं उनके लिए हमारे लिए कानून है पीपी एक्ट, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग डिफॉल्टर हैं इसलिए कि ये समझते हैं कि कोई मस्जिद की प्रॉपर्टी है या कोई मदरसे की है, कोई आशिरखाने की है, तो ऐसे इदारों को कि एक अपनी पर्सनल जागीर समझते हैं। जिम्मेदारान के मुताबिक डिफॉल्टर किराएदार से बकाया हासिल करने के लिए भी उसकी लीगल प्रॉपर्टी को अटैच कराने के लिए भी कानूनी कार्रवाई जारी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर में शरपसंदाना वाकयात को लेकर मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के वफ्द ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और शहर के अमन में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। काउंसिल के अरकान ने पुलिस कमिश्नर से तफसीली बातचीत की और अपने खदशात से भी इन्हें आगाह किया, जबकि पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद का कहना है कि मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। औरंगाबाद शहर में शरपसंदी के 2 वाकयात ने पूरे शहर को झंझोड़ कर रख दिया है। इस सिलसिले में मुस्लिम तंजीमों की नुमाइंदा फेडरेशन, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद से मुलाकात की। काउंसिल के अरकान का कहना है कि पुलिस कमिश्नर ने हर हाल में शहर के अमन को बरकरार रखने का यकीन दिलाया है। ये आपका काम है कि उसकी तहकीक कर रहे हैं, उसका जो है सखोल चौकशी करके उसमें जो असल जिम्मेदार हैं उनको जो है कानून से सज़ा दिलवाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने दोनों इंसिडेंट के बारे में कहा कि इसमें हमको अगर लगता है कोई जिम्मेदार है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसको जो है सज़ा दिलवाएंगे, ये उन्होंने प्रॉमिस किया है। जो मालूमात मिली है कि पुलिस ने पीसीआर नहीं मांगा, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं तो ये पुलिस कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों को औरंगाबाद की हद से बाहर करना ज़रूरी है और उन पर एक नकेल कसना ज़रूरी है
कि अगर आइंदा वो औरंगाबाद का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, उनके पीछे कौन है जो ज़मानत लेने को आएगा और जो उसके लिए पुलिस में वहाँ पर कोर्ट में खड़ा रहेगा, उनको ज़मानत दिलाने की कोशिश करेगा, ऐसी कौन सी राजनीतिक ताकतें हैं, उन पर भी ध्यान रखा जाए, ऐसी भी गुजारिश हमने सीपी साहब से की है। ये वाक़या औरंगाबाद का हो या हम जो रोज़ टीवी और पेपर में पढ़ते हैं पूरे देश में, इलेक्शन के बाद इसको एक थोड़ा सा मोमेंटम मिला हुआ है। अब यहाँ पुलिस यदि कहती है कि भाई हम बिल्कुल निष्पक्ष दृष्टि से काम करेंगे, मुझे लगता है कि हमको पुलिस पर विश्वास रखना चाहिए। औरंगाबाद के हुडको कॉर्नर इलाके में इमरान पटेल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जय श्री राम कहने पर मजबूर किया गया। दूसरे वाक़े में जोमेटो के डिलीवरी बॉय शेख आमिर और नासिर निजामुद्दीन का इल्जाम है कि बजरंग चौक इलाके में 4 अफराद ने जो कार में सवार थे, इनसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि दूसरे वाक़े के ताल्लुक से पुलिस को एक वीडियो मिली है जिसकी जांच जारी है। औरंगाबाद मध्ये मागच्या इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर